नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 7 जुलाई के बाद से सबसे ज्यादा केस भारत में सामने आए हैं। बता दें कि बीते 24 घंटों में 45,000 से ज्यादा मरीज इस बार कोरोना की चपेट में देखने को मिले हैं। बता दें कि केरल समेत महाराष्ट्र में हालात लगातार खतरनाक होते जा रहे हैं। वहीं सरकार लगातार टीकाकरण अभियान पर भी जोर दे रही है, लेकिन जिस तरह से लोगों की लापरवाही इस वक्त देखने को मिल रही है, उससे यही लगता है कि ये लापरवाही टीकाकरण अभियान पर भी भारी पड़ सकती है। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का मूल मंत्र फिलहाल लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 5 दिनों में हर दिन 30 से 40 हजार केस आ रहे हैं। कल 45,001 से ज्यादा मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह आंकड़ा 7 जुलाई के बाद सबसे ज्यादा है। तब 45,701 मरीज मिले थे। एक दिन में ठीक होने वालों की बात करें तो कल 40,897 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। 465 मरीजों की मौत भी हो गई। कल सबसे ज्यादा 22,040 मामले केरल में आए। वहीं सबसे ज्यादा 120 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। महाराष्ट्र में नए केस में अचानक बढ़ोतरी देखी गई। यहां 9,026 केस सामने आए। इससे पहले 20 जुलाई को 9,389 मरीज मिले थे। इसके बाद इसमें गिरावट आती गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में कुल 49 करोड़ वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। कल यानी गुरुवार को 50,29,000 वैक्सीन डोज लगाए गए। देश में वैक्सीन ड्राइव के तीसरे चरण के दौरान 18 से 44 साल के 16 करोड़ 92 लाख लोगों को पहला डोज और 1 करोड़ 7 लाख लोगों को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। बता दें, देश में तेजी से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से कोरोना का प्रकोप थमने लगा, लोगों की लापरवाही तेजी से सामने आई है, जिसके चलते अब देश में फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञ भी इस बात पर चिंता जाहिर कर चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर पहले की 2 लहरों से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। वहीं जिस तरह से कोरोना के नए मरीज बढ़ने लगे हैं, उससे तीसरी लहर का अंदेशा गहराता जा रहा है। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें अगर बीते दिनों की, तो बीते दिन 45,000 से ज्यादा मामलों को रिकॉर्ड किया गया है। फिलहाल मौतों के आंकड़ों में कमी देखने को मिली है, लेकिन लगातार बढ़ रहे केस कहीं ना कहीं इस वक्त चिंता का विषय बने हुए हैं। जहां एक तरफ राज्य सरकारें अनलॉक की तरफ बढ़ रही हैं, लगातार अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। अब स्कूल और कॉलेजेस को भी खोला जा चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 16 अगस्त से स्कूल और कॉलेज को खोले जाने की अनुमति दे दी गई है। ऐसे में कोरोना केस का एक बार फिर से बढ़ना कहीं ना कहीं इस वक्त चिंता का विषय बना हुआ है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे डॉक्टर से कि क्या वजह है जिनकी वजह से कोरोना वायरस के मामले इस प्रकार से बढ़ रहे हैं। और आज हमारे साथ चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर राजेश प्रजापति जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेश प्रजापति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लिए। जी, तो डॉक्टर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं, एक बार फिर से कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 जुलाई के बाद बीते दिनों सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं, जो 45,000 का आंकड़ा है। तो क्या बढ़ते हुए मामले तीसरी लहर की आहट है? अनुष्का जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे मामले काफ़ी कम हो गए थे, फिर अभी बीच में कुछ मामले फिर से बढ़े हैं। तो अगर हम वैश्विक स्तर पे नज़र डालते हैं तो पूरे विश्व में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया भी लॉकडाउन में फिर से गया है। चाइना में केसेस दोबारा से, और 2019-20 का जो समय था जब कोरोना वायरस फैला था चाइना में, वुहान में, तो उसके बाद से फिर से उनके यहाँ नंबर ऑफ केसेस पहली बार ज़्यादातर बढ़े हैं।
अमेरिका में, इंग्लैंड में भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो जिस प्रकार से वायरस भी अपना स्वरूप परिवर्तित कर रहा है और पूरे विश्व में इस समय डेल्टा वेरिएंट जो है वो डोमिनेंट स्ट्रेन हो गया है। तो हमारे देश में भी अगर हम नजर डालें तो देश के लगभग जो आधे राज्य ऐसे हैं, पश्चिमी राज्य ऐसे हैं जिनमें केरला मुख्य रूप से, जिसमें आज भी नंबर ऑफ केसेस जो है वो 2,20,000 से ऊपर केसेस आ रहे हैं पर डे केरला में। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है कि एक तीसरी लहर की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जी। हमारा हालांकि जो मृत्यु दर का आंकड़ा है वो कम हुआ है, लेकिन जो नंबर ऑफ केसेस है और जो डेली पॉजिटिविटी रेट है वो अभी भी 2.78 है। मतलब जो 100 टेस्ट अगर कर रहे हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 2.78 पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये पॉजिटिविटी रेट भी जो हमारा 2.78 है, ये भी एक चिंता का विषय है। जी। तो डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस प्रकार से अब एक बार फिर से मामले बढ़ने लग गए हैं, ऐसे में ये लोगों के लिए चिंता का विषय जरूर बने हुए हैं। तो ऐसे में क्या मुख्य कारण निकलकर सामने आए हैं जिसकी वजह से ये केस एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? अनुष्का जी, इसके कुछ जो मुख्य कारण है वो ये है कि हमने जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर था या कोविड प्रोटोकॉल्स जो थे उनको ठीक तरह से फॉलो करना लगभग बंद कर दिया गया। आज अगर आप किसी भी व्यस्त बाजार में चले जाएं, लखनऊ के या उत्तर प्रदेश के और भी किसी जिले में, ज्यादातर लोग आपको बिना मास्क के, बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के, बिना कोरोना अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस के घूमते हुए नजर आएंगे। पहला ये। दूसरा, जो वैक्सीनेशन का परसेंटेज है, जो नंबर ऑफ पीपल जिनको वैक्सीन लग चुकी है, वो हमारा अभी भी जो आंकड़ा होना चाहिए वो अभी भी काफी कम है। हमारे अगर हम बात करें हर्ड इम्यूनिटी की, तो अगर वैक्सीनेशन लगभग 70% लोगों का हो चुका होगा तो ही जाके हम कोरोना की जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है इसको रोक सकते हैं। तो कुल मिला के वायरस का बदलता हुआ स्वरूप और हमारे देश के जो जनता है उसकी लापरवाही इस तीसरी लहर को आने का और बढ़ावा दे रही है। जी। देखिए, जिस तरीके से इस वक्त कोरोना मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, उसमें बड़ी बात ये देखने को मिली है कि सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो केरल में दर्ज किए जा रहे हैं। अगर हम बीते दिन की ही बात करें तो 22,000 मामले अकेले केरल से सामने आए हैं। वहीं मौतों के आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 120 लोगों की मौत हुई है। तो ऐसे क्या कुछ कारण निकलकर सामने आए हैं जो केरल और महाराष्ट्र में इतना ज्यादा कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है और जिस पर अभी तक लगाम नहीं लग पा रही है? जी अनुष्का जी, केरल के विषय में मैं बता दूं कि केरल में जैसे जो हमारा पेशेंट जीरो था, जो सबसे पहला पेशेंट इन्फेक्टेड था, जो वुहान में पढ़ने वाला एक मेडिकल छात्र था, मेडिकल स्टूडेंट था, उसको इन्फेक्शन हुआ था। तो उसको इस बार अभी री इन्फेक्शन भी हुआ। तो कहने का मतलब जो भी इम्यूनिटी आपको मिलती है, चाहे आपको वैक्सीन द्वारा इम्यूनिटी मिले या आपको इन्फेक्शन के द्वारा इम्यूनिटी मिले, वो इम्यूनिटी 6 से 9 महीने में कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, या एंटीबॉडीज वो का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से री इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो इस समय जो मामले केरला में आ रहे हैं उनके पीछे मुझे लग रहा है कि कोई नया वेरिएंट हो सकता है जो डेल्टा वेरिएंट्स का भी विकसित रूप हो, जिसको हम लोग डेल्टा प्लस वेरिएंट्स बोलते हैं। हालांकि जीनोमिक सीक्वेंसिंग में सामने आएगा। साथ में ही केरला ने जो अभी धार्मिक उत्सव मनाने के लिए जो उन्होंने छुट्टियां दी थी, जो रिलैक्सेशन किए थे कोविड गाइडलाइंस में, वो भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से ट्रांसमिशन बढ़ा। समझने वाली बात अनुष्का जी ये है कि जो डेल्टा वेरिएंट है, इसके बारे में कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्टेड होता है उस वक्त उसके जो नेसोफेरिंजियल सेक्रीशंस होते हैं या जिसका वायरल लोड जो होता है वो नॉर्मल जो ओरिजिनल कोरोना वायरस वुहान वायरस था उससे 1,000 गुना ज्यादा होता है। तो एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को संक्रमित पहुंचा सकता है। इसी वजह से ये जो केसेस हैं केरला में और महाराष्ट्र में क्लस्टर्स में आ रहे हैं। मतलब एक पूरी की पूरी फैमिली, बड़ी सी फैमिली जो ज्वाइंट फैमिली है, पूरी की पूरी पॉजिटिव आ रही है। हालांकि जो अच्छी बात यह है कि जो मृत्यु दर है वो इसकी अभी बहुत ज्यादा नहीं है। ओरिजिनल जो वुहान वायरस था वैसे ही है। तो मुझे लग रहा है कि अगर हमने सही तरीके से इंटर स्टेट ट्रेवल को कंट्रोल नहीं किया और बड़े पैमाने पे जीनोमिक सीक्वेंसिंग करा के जो कम से कम बाहर के प्रदेशों से आ रहे हैं उन लोगों की टेस्टिंग नहीं करी, तो केरला और महाराष्ट्र से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे देश में फैल सकता है। जी।
तो जिस प्रकार से डॉक्टर आप हमें जानकारी दे रहे हैं, जिसमें आपने बताया कि किस प्रकार से ये संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में देखने में आया कि अमेरिका में भी एक बार फिर से संक्रमण की जो दर है वो लगातार बढ़ रही है। वहीं जिस प्रकार से मरीज वहां पर भर्ती हो रहे हैं, उनको लेकर डॉक्टरों ने बताया है कि जो पेशेंट इस वक्त भर्ती किए जा रहे हैं उनमें से मैक्सिमम अमाउंट में वो पेशेंट है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया था, जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली थी। ऐसे में भारत में जो इस वक्त केस सामने आ रहे हैं उसमें ज्यादातर मरीज किस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं? मुख्यतः अभी जो इन्फेक्शंस दिख रहे हैं वो अनवैक्सीनेटेड लोगों में ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं ली थी। जी। सामान्य रूप से भी ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी है और सबका भी यही मानना है कि वैक्सीनेशन आपके अंदर सीवियर कोरोना इन्फेक्शन होने से रोकता है। यानी कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना से मृत्यु होने की आशंका कम हो जाती है। ऐसा नहीं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको कोरोना नहीं होगा या आप कोरोना के कैरियर नहीं हो सकते। वैक्सीन लगवाने का, दोनों डोज सक्सेसफुल लगवाने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये देखा गया है कि सीवियर कोरोना, ऐसा कोरोना जिसमें आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़े, आपको भर्ती करने की आवश्यकता पड़े, आपकी जान जाने का खतरा हो, ये होने का खतरा काफी कम हो जाता है। इसीलिए सभी लोगों का मानना है कि वैक्सीनेशन का परसेंटेज अभी और अच्छा जाना चाहिए भारत में, और हमें वैक्सीनेशन की तरफ और एफर्ट करना चाहिए इस दिशा में। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी पिछले हफ्ते जो एक दिन में 28 लाख लोगों को लगभग वैक्सीन दी गई है, विश्व रिकॉर्ड अपने आप में। तो मैं राज्य सरकार की इस मामले में तारीफ करना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ऐसा ही हमें और भी करने की आवश्यकता है। देखने वाली बात ये है अनुष्का जी कि जैसे हम देख रहे हैं कि इजराइल ने, जर्मनी ने, अभी तक ये 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने थर्ड डोज के लिए, यानी कि वो बूस्टर डोज के लिए, उसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं अपने देश में। तो WHO का कहना ये है कि अगर ऐसे देश जिसमें ऑलरेडी 2 वैक्सीन के डोज लग चुके हैं, वो अगर थर्ड डोज की तरफ जाते हैं तो वैक्सीन की कमी हो जाएगी, और ऐसे लोग, विश्व के ऐसे देश के ऐसे लोग जिन्हें एक भी डोज नहीं मिल पाई है, वो लोग वैक्सीन से वंचित रह जाएंगे, और इस तरह से जो मॉर्टेलिटी है वो बढ़ेगी। और हम जो कोरोना के खिलाफ जो विश्व की जो एकाग्र लड़ाई है उससे भ्रमित हो जाएंगे। तो मुझे लगता है अनुष्का जी, और जितनी जल्दी हो सके भारत के और भी जो नागरिक हैं उनको वैक्सीनेट करने का प्रयास करना चाहिए। जी, तो वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है। ऐसे में डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से लगातार वैक्सीन को लेकर राज्य सरकारें अब प्रयासरत हैं, लगातार लोगों को वैक्सीनेट करने का काम जारी है। ऐसे में देखने को आया है कि एक वैक्सीन की डोज लेने के बाद दूसरे स्लॉट में अब 84 दिनों का गैप कर दिया गया है। ऐसे में एक वैक्सीन की डोज लेने के बाद संक्रमण का खतरा कितने प्रतिशत कम हो जाता है? जो कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, उनका कहना है कि एक वैक्सीन के बाद संक्रमण का खतरा लगभग, मतलब जैसे बोलते हैं लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन, संक्रमण की बात नहीं करते हैं हम बात करते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग कोरोना इन्फेक्शन का खतरा ये 60% कम हो जाता है एक डोज लेने के बाद, 50 to 60% के बीच में। और अगर दोनों डोज सही तरीके से दे दी गई तो जो खतरा होता है ये लगभग 70 से 80% कम हो जाता है, ऐसा माना जाता है। जी, तो जिस प्रकार से इस वक्त मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में देखने में आ रहा है कि मामले बढ़ रहे हैं पर मौतों का आंकड़ा भी कम हो रहा है। तो क्या ये एक भारत के लिए एक अच्छी खबर है, या फिर जिस प्रकार से संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है ऐसे में आगामी दिनों में मौत के आंकड़े भी बढ़ने को देखने को मिल सकते हैं हमें? जी अनुष्का जी, हमें समझना होगा कि कोरोना वायरस में जो सडन डिटोरिएशन होता है, जिसे हम बोलते हैं बहुत तेजी से व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो गिरता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो हमारे यहाँ अगर हम पॉपुलेशन देखें और पॉपुलेशन के हिसाब से डॉक्टर पेशेंट का या बेड्स अवेलेबिलिटी का रेशियो देखें, या कितने हजार लोगों पे एक बेड अवेलेबल है, अगर ये देखें तो बहुत सारे देशों से अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। इनफैक्ट इस मामले में हम लोग बांग्लादेश से भी पीछे हैं। अभी लेटेस्ट आंकड़ों के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि अभी पिछले 6 महीने से 1 साल के बीच में काफी सारे नए बेड्स बढ़ाए गए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया है। लेकिन फिर भी हमारे देश में जो मुख्यतः जो हाई मॉर्टेलिटी मिली है सेकेंड वेव में, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि हम लोग बहुत ज्यादा मरीजों को सही समय पे सही प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मुहैया करा पाए, जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज वो नहीं मुहैया करा पाए, इसलिए हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी ज्यादा मिली थी।
जिस जी। प्रकार से संक्रमण जिस तेजी से ये डेल्टा वायरस फैलाता है, उतनी तेजी से जैसे भारत में फैला रहा है, वैसे बाकी के देशों में भी फैला है इसने। लेकिन अगर हम मॉर्टेलिटी की बात करें, तो बाकी के देशों में मॉर्टेलिटी इतनी ज़्यादा नहीं रही है। हॉस्पिटलाइज़ेशंस बढ़े हैं, हॉस्पिटल्स पे जो इन्फेक्टेड केसेज़ हैं, उनका नंबर बढ़ा है, लेकिन जो मॉर्टेलिटी है, वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। तो कहीं न कहीं हमें एक बात का और ध्यान रखना होगा अनुष्का जी, कि वैक्सीनेशन के साथ-साथ एक चीज और है जिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कि जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उससे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, ताकि लोगों को जब आवश्यकता हो, तो उस समय जो बेसिक मेडिकल हेल्थ सर्विसेज है वो मिल सके, जैसा कि ऑक्सीजन देना है। जी, अगर हम फैसिलिटीज़ की ही बात करें तो चाइना में जिस प्रकार से एक बार फिर से संक्रमण की दर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, डेल्टा वेरिएंट के मामलों में एक बार फिर से तेज़ी के साथ इज़ाफ़ा देखने को मिल रहा है, जहां पर अब चाइनीज़ गवर्नमेंट को 2-3 शहरों में पूर्ण लॉकडाउन करने की भी ज़रूरत पड़ गई है। ऐसे में देखने को आया है कि जी चाइना ने अपने आप को वैक्सीनेटेड घोषित कर दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग चुकी है। बावजूद इसके एक बार फिर से डेल्टा वेरिएंट का कहर वहां पर देखने को मिलना बेहद ही चिंता का विषय है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि चाइना जैसे देश जो कैपेबल हैं, उनकी स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो हमसे कई गुना बेहतर है, अगर वो कोरोना पे कंट्रोल नहीं लगा पा रहे तो आगामी दिनों में भारत के लिए ये वायरस और कितना चुनौतीपूर्ण रह सकता है। जी अनुष्का जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इसके बारे में आपको दो चीजें बताना चाहूंगा, जी। कि जो चाइना की वैक्सीन है साइनोकैम, वो भी बेसिकली जो स्पाइक प्रोटीन है, हम मानते हैं वैक्सीन दो प्रकार से बनती है। एक तो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस होता है, कंप्लीट वायरस होता है, जैसे कि हमारी कोवैक्सीन वैक्सीन है। इसमें वायरस का कोई कंपोनेंट नहीं है, कंप्लीट वायरस है। बाकी जो वैक्सीन है, जैसे कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका की, या फाइजर की, या स्पुतनिक वैक्सीन की बात करें हम, तो ये वैक्सीन कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के जो जीन्स हैं उसके थ्रू बनी है, यानी कि ये स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करती हैं। और अगर वायरस में ऐसा म्यूटेशन हो कि वो अपनी स्पाइक प्रोटीन को परिवर्तित कर ले, या एंटीबॉडीज को चकमा देने में सक्षम क्यों हो जाए, जैसा कि L452R म्यूटेशन जो कि डेल्टा वेरिएंट में मिलता है, जिसकी वजह से ये एंटीबॉडीज को चकमा दे सकता है, या इम्यून एस्केप मैकेनिज्म इसमें आ जाता है। तो जब भी कभी ऐसा होगा, तो वो वैक्सीन जो वायरस के एक कंपोनेंट के खिलाफ है, जैसे कि स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ, तो इन वैक्सीन से मिली हुई जो इम्यूनिटी है वो नाकाफी हो जाएगी, बेअसर साबित होने लगेगी। और इसके बारे में अभी रिसेंटली कुछ साइंटिफिक जो लिटरेचर है, जो रिसर्च पेपर है, वो भी पब्लिश हुए हैं, जिनमें ये कहा गया है कि जो एंटीबॉडीज का लेवल होता है कोरोना वायरस की इम्यूनिटी के बाद, जो आपको एंटीबॉडीज मिलती हैं, चाहे वो आपको इम्यूनिटी इन्फेक्शन से ग्रसित होकर मिली हो, या वैक्सीन लगवा के मिली हो, वो जो एंटीबॉडीज का लेवल होता है वो 3 से 6 महीने बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। कहने का मतलब एंटीबॉडीज जो द्वारा प्रोवाइडेड इम्यूनिटी, यानी कि जो वैक्सीन प्रोवाइडेड इम्यूनिटी, वो कम होने लगती है। यही एक वजह है जिसकी वजह से जो विश्व के कुछ देश हैं, जैसे अमेरिका, इसराइल और जर्मनी, ये बूस्टर डोज लगवाने की बात कर रहे हैं। अब मैं जी। बात करता हूँ चाइना की। चाइना में जो उनकी साइनोकेम ओरिजिनल वैक्सीन है, ये जो वैक्सीन है बेसिकली ओरिजिनल जो वुहान वायरस था, जो 2019 में वहां से शुरू हुआ था, ये उस पे बेस्ड थी। डेल्टा वेरिएंट पे ये बहुत ज्यादा असरदार नहीं है। इसी वजह से मलेशिया ने और इंडोनेशिया ने कई ऐसे हमने दूसरी वैक्सीन का इस्तेमाल कर तो जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था कि जो वायरस है जब अपना स्वरूप कर लेगा तो एक नई लहर आने की आशंका रहेगी। जैसा कि हम इसके पहले भी देखते आए, इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है, जो सीजनल इन्फ्लुएंजा होता है, हर साल होता है और उसकी वैक्सीन हर साल नहीं आती है। तो जी। इस तरह से अगर हम सेम प्रिंसिपल, क्योंकि कोरोना वायरस भी उसी फैमिली का वायरस है, साथ में इस वायरस के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस है जो चाइना की वुहान लैब में पैदा हुआ, जहां पे इसके जैसे और भी कई वायरसेस के बारे में रिसर्च की जा रही थी, जिनका पोटेंशियल ह्यूमन इम्प्लीकेशन था, जिसको गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च बोलते हैं, जिसको हम HIV वैक्सीन की तरफ डिजाइन कर रहे थे, बट समहाउ वो लीक हो गया। तो ये जो वायरस है, ये बहुत ही नया वायरस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वायरस है, बहुत तेजी से अपना स्वरूप परिवर्तित करता है। तो शुरू में तो चाइना ने कैसे भी करके इसको सारी चीजों को दबा के पूरे एक प्रांत पे लॉकडाउन लगा के
कैसे भी करके इसको छुपाया, लेकिन जैसे जैसे इस वायरस ने अपना स्वरूप परिवर्तित किया, अब जो डेल्टा वेरिएंट जो हमारे यहाँ सेकेंड वेव बना के गया, वो फिर धीरे धीरे भारत से शुरू होकर बाकी और देशों में फैला, और अब चाइना में भी उसने अपना असर दिखाना शुरू किया है। तो अनुष्का जी, मुझे लगता है कि ये एक सबक होता है किसी भी देश के लिए कि अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो मानवता के खिलाफ है, जो मानवता के प्रति अपराध है, तो उसकी सजा स्वयं भी कहीं ना कहीं आपको भुगतनी पड़ती है। द डैमेज इज ऑलवेज कोलैटरल। तो चाइना अभी इससे जूझ रहा है, और मुझे लगता है कि अगर हमारा देश, हमने अगर अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना और इस तरीके से नहीं किया, तो ये जो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि बाहर के देशों में केसेस के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ग्लोबली कोरोना वायरस के केसेस नंबर बढ़ रहे हैं, तो भारत में भी इस तरह से एक तीसरी वेव की शुरुआत हो सकती है। जी, तो जहां एक तरफ भारत में तीसरी वेव को लेकर आहट देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि राज्य सरकारें लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं, टीकाकरण अभियान में तेजी ला रही हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार महा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को वैक्सीनेट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में डॉक्टर, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, कितने दिन और लगेंगे भारत को पूरी तरह से वैक्सीनेट होने में? अनुष्का जी, भारत जैसे देश में अगर आप एक जो जिसकी जो जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है, इसमें अगर आप वैक्सीनेशन की बात करते हैं, तो जैसे हम बोलते हैं सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन या पब्लिक हेल्थ के हिसाब से लगभग 70% पॉपुलेशन अगर आपकी वैक्सीनेटेड है, मतलब तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन को आप रोक सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें तब होती हैं अनुष्का जी, जब वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल हो, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो रहा। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से वायरस अपने आप को परिवर्तित कर रहा है, नए नए म्यूटेंट सामने आ रहे हैं जो पहले से ज्यादा इफिशियंट है ट्रांसमिशन के लिए, पहले से ज्यादा इफिशियंट है आपके इम्यून सिस्टम को चकमा देने के लिए। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के नीति निर्धारक करता है, उन सबको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि हम सिर्फ वैक्सीन के भरोसे न बैठे रहें, क्योंकि अगर कोई भी एक जगह से एक ऐसा वायरस म्यूटेट होके वापस आता है जो वैक्सीन को निष्प्रभावी कर दे, बात समझिए अनुष्का जी। मिसाल के तौर पे, अगर साधारण रूप से हम सब लोग अपने घर में मच्छरों को भगाने के लिए गुड नाइट या मॉर्टिन कुछ भी जलाते हैं, आप देखिए कि जब आप शुरू में मॉर्टिन या गुड नाइट जलाते हैं तो शुरू में कुछ दिन तक मच्छर बहुत कम रहते हैं, फिर धीरे धीरे मच्छरों की संख्या बढ़नी शुरू होती है, और एक समय ऐसा आता है कि ये जो आप पेस्टिसाइड या जो आप गुड नाइट या मॉर्टिन में आप केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके प्रति जो मच्छर होते हैं अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं या उससे प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। ऐसी ही प्रतिरोधक क्षमता, ऐसा ही रेजिस्टेंस वायरस के केस में भी देखा जा सकता है। इसलिए हमारे देश के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ वैक्सीनेशन पे ही डिपेंडेंट होकर ना रहें, पहली बात। दूसरी अनुष्का जी, भारत जैसे देश में जब हम वैक्सीनेशन, कंप्लीट वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन की बात करते हैं, तो आपको समझना होगा कि भारत देश को समझिए जैसे एक बहुत बड़ी 100 डिब्बों की रेलगाड़ी, और हर डिब्बे में 100 लोग बैठे हैं, और आपके पास 10 पंप हैं उसमें पानी भरने के लिए। तो जब आप एक सिरे से पानी भर के दूसरे सिरे तक पहुंचना शुरू करते हैं, तो जब आपने शुरू के डिब्बों में पानी भरा तो उसमें जो लोग बैठे उन्होंने उसे कंज्यूम करना शुरू किया। सो बाय द टाइम यू रीच फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, जो शुरू के डब्बे होते हैं उसमें पानी खत्म हो चुका होता है। वैक्सीन के साथ भी यही होता है कि जब तक आप एक छोर से दूसरे छोर तक, इतनी लंबी पॉपुलेशन है कि आप वैक्सीनेट करके वहां तक पहुंचेंगे, तब तक हो सकता है कि जो शुरू के लोग जिनको आपने वैक्सीन दी थी उनके अंदर जो वैक्सीन प्रोवाइडेड इम्यून पोटेंशियल उसका काम करें जहां से एक नई वेव स्टार्ट हो सकती है। तो मुझे लगता है कि सरकार को और बाकी जो हमारे नीति निर्धारक लोग हैं उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। इसी वजह से हमें इतना बड़े पैमाने पे डेल्टा वायरस की वजह से जन हानि हुई, हमारे नदियों में हमें बहती हुई लाशें दिखी, लोग परेशान थे, हैरान थे। तो अगर हम इन चीजों को इम्प्रूव करना चाहते हैं कि भले ही ये कोरोना 6 महीने साल भर में खत्म हो जाए, मैं कहता हूँ कि कोई तीसरी लहर ना आए, लेकिन अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ और आता है, क्योंकि ऐसे कई सारे वायरसेस थे जिन पे रिसर्च चल रही थी उस लैब में, तो अगर आज कुछ ऐसा आता है तो उससे कैसे निपटेंगे? इसका सबसे सही तरीका अनुष्का जी यही होता है कि हम हर 1 लाख की पॉपुलेशन पे अपना जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करें, और हमारा जो अभी का सारा का फोकस होना चाहिए, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आपने भी देखा होगा कि हम लोग अब हेल्थ की बात, जो कोरोना की खबरें होती हैं तीसरे या चौथे नंबर पे आती हैं। अक्सर राजनीति के बातें, जो संसद में जो चल रहा है, जो पेगासस कांड पे जो चल रहा है, हम सारी चीजें उस पर डाइवर्ट करके रख चुके हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना अब हमारे यहाँ थोड़ा शांत पड़ा हुआ है,
लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब केसेस आना शुरू होते हैं तो ये इतनी तेजी से, इसीलिए इसको बोलते हैं वायरल स्प्रेड या वेव। वेव नहीं होती है अनुष्का जी, ये सुनामी होती है, क्योंकि इतनी तेजी से इतने ज्यादा केसेस आते हैं। अगर क्षमता हमारी 10 मरीजों की है और अचानक से 100 मरीज ऐसे आ गए जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दुनिया का कोई देश उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमें पहले से तैयार होना पड़ेगा, उसी हिसाब से अपनी सोच रखनी पड़ेगी, और ये सोच दोनों तरफ जनता को भी रखनी पड़ेगी और जो जनता के नुमाइंदे हैं यानी कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी रखनी पड़ेगी। बहुत दुर्भाग्य का विषय है अनुष्का जी कि हमारे यहाँ जब भी चुनाव आता है या जब भी कुछ ऐसा हम देखते हैं तो हमारे हेल्थ पे कोई बात नहीं होती है, जाति पे बात होती है, और भी मुद्दों पे बात होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर बात बहुत कम होती है। जी, बेशक इस वक्त ये गंभीर मुद्दा है और सरकार को भी इस ओर ध्यान देने की बेहद जरूरत है। वहीं डॉक्टर, देखने में आया है कि जिस प्रकार से कई देश जो लोगों को 2 डोज ऑलरेडी वैक्सीन की दे चुके हैं, उन्हें अब बूस्टर डोज की भी जरूरत पड़ रही है। ऐसे में जो भारत में वैक्सीन उपलब्ध है, मुख्य तौर पर अगर देखा जा रहा है तो लोगों को कोविशील्ड इस वक्त लगाई जा रही है। ऐसे में क्या हमारी जो वैक्सीन है उनके दोनों डोज क्या इस वक्त कोरोना की रोकथाम के लिए पर्याप्त है, या फिर हमें भी आगे आने वाले दिनों में बूस्टर डोज की जरूरत पड़ने वाली है? अनुष्का जी, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि जो वैक्सीन होती है वो आपके अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आपके अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, दोनों कंपोनेंट जो इम्यूनिटी के कंपोनेंट होते हैं वो डेवलप होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ये जो एंटीबॉडीज का लेवल होता है ये कम होने लगता है, और इसकी वजह से जो आपकी इफेक्टिव इम्यूनिटी होती है जो वायरस को आपके शरीर में प्रवेश करने से रोकती है वो कम हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको फिर से एक बूस्टर डोज देने की जरूरत पड़ती है। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं भारत जैसे कि अमेरिका, इजराइल और जर्मनी, जहां पे बूस्टर डोज देने की बात चल रही है। इजराइल में तो उन्होंने जो हाई रिस्क ग्रुप होता है जो 60 से ऊपर है उसको उन्होंने बूस्टर डोज देना शुरू भी कर दिया है। इस मामले में अगर हम देखें अनुष्का जी, तो अगर हम वैक्सीनेशन परसेंटेज की बात करें तो इजराइल का वैक्सीनेशन परसेंटेज, पॉपुलेशन वैक्सीन परसेंटेज हमसे काफी ज्यादा था। इंग्लैंड का वैक्सीनेशन परसेंटेज हमसे काफी ज्यादा था। अमेरिका का अगर हम बात करें नंबर ऑफ जो परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेशन है कि कितनी % पॉपुलेशन को वैक्सीन लगी है, हमसे ज्यादा था। उसके बावजूद वहां पे जो कोविड-19 है उसके केसेस बढ़ रहे हैं और जो म्यूटेंट स्ट्रेन है उसके केसेस बढ़ रहे हैं। तो जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरी साइंटिफिक समझ है अनुष्का जी, कि बूस्टर डोज या सिर्फ एक वैक्सीन से दूसरी वैक्सीन और हर महीने वैक्सीन का बूस्टर डोज, ये कोई इस वायरस बीमारी से लड़ने का कोई जिसे हम बोलते हैं मुकम्मल इलाज नहीं हुआ। हमें समझना होगा कि ये वायरस किस प्रकार से फैलता है और हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है। सिर्फ वैक्सीन इस वायरस का कोई पुख्ता इलाज नहीं हो सकता। जी, जहां वैक्सीनेशन की बात चल रही है डॉक्टर, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम जरूर चालू है, पर कई लोगों के मन में अभी भी संशय है। कई लोग वैक्सीन का स्लॉट इसलिए नहीं बुक करा रहे हैं कि उनको कोविशील्ड लग रही है। कई लोगों का मानना है कि कोवैक्सीन और स्पुतनिक कोविशील्ड से काफी ज्यादा किफायती और अच्छी वैक्सीन होगी। तो क्या ये जो इस वक्त भ्रांति फैली हुई है, क्या वो सच है कि क्या वैक्सीन जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है उसमें डिफरेंस है, या फिर स्पुतनिक है वो कोविशील्ड से ज्यादा बेहतर वैक्सीन होने वाली है? जी अनुष्का जी, मैं फिर आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि कोवैक्सीन जो वैक्सीन है ये कंप्लीट लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है, और जो कोविशील्ड है या जो स्पुतनिक है इसमें उन्होंने कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन का जो जेनेटिक कंपोनेंट है उसको लिया और एडिनो वायरस में डाल के एक कीमेरा वायरस बनाया है और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वैक्सीन के रूप में। तो जो स्पुतनिक वैक्सीन है उसको स्पुतनिक 1 और 2, मतलब जो फर्स्ट डोज है और सेकंड डोज है, दोनों में डिफरेंट वायरल वेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से जो जाइकोविड डी आई है, जो जाइडस कैडिला की आई है, ये प्लाज्मिड वैक्सीन है, ये बेसिकली डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। इसके बारे में खास बात ये है कि जाइकोविड को आपको लगाने के लिए इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। आप इसको जो ट्रांसडर्मल इंजेक्टर है जिसमें कॉन्टैक्टलेस इंजेक्शन जैसे बोलते हैं, उसके थ्रू आप दे सकते हैं। अच्छा, जब आप बात करते हैं कि किस वैक्सीन से कितनी आपको इफेक्टिव इम्यूनिटी मिल रही है, तो हम देखते हैं कि जो ग्लोबली अगर हम देखें तो जो कोविशील्ड है उसकी इफिकेसी लगभग 60 से 70% के बीच में मानी जाती है। फाइजर और मोडर्ना की जो वैक्सीन है उसकी इफिकेसी 80% के आसपास मानी जाती है।
और जो स्पुतनिक है उसकी वैक्सीन उन्होंने जब क्लेम किया था कि इसकी एफिकेसी अराउंड 90% है। लेकिन ये सारी चीजें अनुष्का जी, ये नॉर्मल जो ओरिजिनल वुहान वायरस था, जो चाइनीज वायरस था, जो 2019 में शुरू हुआ था, उसमें थी। क्योंकि डेल्टा वेरिएंट नया वेरिएंट है, तो इस पे कितनी इफेक्टिव ये इम्यूनिटी, कितना परसेंटेज इफेक्टिव है, कितना नहीं है, ये अभी इस पे अध्ययन चल रहा है। हालांकि जो अभी न्यूज आ रही है उसके मुकाबले, उसके उसके मुताबिक कि जो कोवैक्सिन है, जो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है, कंप्लीट वायरस है, ये ज्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकली ये कंप्लीट वायरस है, वायरस का एक कंपोनेंट नहीं है। तो वायरस अगर म्यूटेट भी होता है तो म्यूटेशन के बाद भी, म्यूटेशन एक कंपोनेंट में भी होता है, तो लेकिन जो बाकी कंपोनेंट है उसके अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। जी, तो इस वक्त बेहद ज़रूरी है लोगों के लिए अपना वैक्सीनेशन कराने की। सभी लोगों को इस टाइम वैक्सीन लगवाना बेहद ज़रूरी हो गया है। वैसे वहीं डॉक्टर, दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि बदलते मौसम में जहां एक तरफ वायरल का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कोरोना के मामले भी एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लोगों को किस प्रकार से सतर्क रहना चाहिए इस मौसम में? क्योंकि कोरोना को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि जैसे जैसे तापमान कम होता जाएगा, इस वायरस का इफेक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की और क्या क्या जरूरत है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, हमारा देश वैसे भी, हमारा जो सामाजिक परिवेश है या जैसे हमारा रहन सहन है, हमारे यहाँ क्राउडिंग है, ओवर पॉपुलेशन है, इसकी वजह से हम लोग जो साधारण हाइजीन है या जिसे बोलते हैं स्वच्छता है, उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं। यही वजह थी कि जो फीको और बॉर्न रूट से जो डिजीज थी, या जो संचारी रोग होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं, या वेक्टर बॉर्न डिजीज जो होती हैं, ये इस समय स्पेशली जो रेनी सीजन है इसमें बढ़ जाती हैं। तो इस समय क्योंकि जो फीकोरल रूट से जो बीमारियां फैलती हैं, जैसे बोलते हैं कि खराब पानी से या गंदे पानी से जो बीमारियां फैलती हैं, वो इस समय और भी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती हैं। तो हमें बारिश में विशेष ध्यान रखना होता है कि इस मौसम में साफ सफाई का ध्यान रखें और बिना हाथ धुले या बिना ठीक प्रकार से वॉश किए बाहर से लाए गए फलों को और ताजी सब्जियों को ना खाया जाए, क्योंकि इस समय कोरोना भी फैलने की आशंका रहती है और ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर दोनों इन्फेक्शन साथ में हो जाते हैं तो कई बार समझ पाना मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कैसी है, कौन सी है। तो इस समय आपके स्वास्थ्य के लिए, मतलब आपके दर्शकों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप सभी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि आप जो कोविड अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। अननेसेसरी, आप अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना जाएं, मास्क पहने अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगहों में हैं, और फिजिकल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। और यदि आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन लगवा लीजिए। वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन अच्छा काम करती हैं और वैक्सीन आपको जानलेवा कोरोना होने से बचाती है। जी, तो वहीं डॉक्टर, जिस प्रकार से इस वक्त वैक्सीन भी जरूरी है और देखने में मिल रहा है कि लोग वैक्सीन को लेकर काफी ज्यादा लापरवाह भी हो रहे हैं, वहीं जहां चाहे वैक्सीनेशन सेंटर हो जहां पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हो, चाहे बाजार हो, चाहे पब्लिक, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, वहां पर लोगों की गैदरिंग इस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ लोगों का गैदरिंग बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मामले भी तेजी के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लास्ट कमेंट में आपसे जानना चाहूंगी कि जनता को इस वक्त किस प्रकार से सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि आगामी 16 अगस्त से उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज भी खुलने वाले हैं। ऐसे में बच्चों और बड़ों के लिए भी कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या कुछ जरूरी एहतियात है जो उन्हें इस वक्त बरतने की बेहद जरूरत है? जी, अनुष्का जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस की जो हमारी लड़ाई है अभी ख़त्म नहीं हुई है। वायरस अपना स्वरूप परिवर्तित कर रहा है और परिवर्तित करके दोबारा से फिर वापस आ सकता है। जी, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ तीसरी वेव आए या चौथी वेव आए या पांचवी आए। हमें इससे बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है और बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों के जो स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है, वो उस निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। ये अच्छा निर्णय है। इसका रीजन मैं बताऊं, क्योंकि बच्चों का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो डायरेक्ट लर्निंग है, वो सारी चीजें बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। साथ में बच्चों में लिम्फोइड टिश्यू अच्छा होता है, थाइमस ग्लैंड्स होती है, जिसकी वजह से बच्चों में कोरोना अफेक्शंस या सीवियर कोरोना होने के या कोरोना से मृत्यु होने के जो चांसेस होते हैं वो काफी कम होते हैं। साथ में हमें एक चीज को और ध्यान रखना होगा अनुष्का जी, कि हमारा जो सर्वाइवल है, मानवता का जो सर्वाइवल है या ह्यूमन बींग्स का जो सर्वाइवल है, हमारा जो जीवन है, वो इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि एंटीबियोसिस कितना करते हैं। एंटीबियोसिस का मतलब किसी जीव के प्रति कितना डरते हैं, उससे कितना भागते हैं, उससे कितना दूर रखते हैं। हमारा जो जीवन निर्धारण करता है वो सिम्बियोसिस पे,
सिम्बियोसिस का मतलब हम वातावरण के अनुसार अपने शरीर को ढाल के कैसा रखते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ठीक है, कोरोना है, आप इसके बारे में ध्यान रखिए, सचेत रखिए, लेकिन इससे भयाक्रांत होके या इससे एकदम घबरा के कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो साधारण प्रोटोकॉल, जैसा कि पहले भी बताया गया था, मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर हाइजीन को ध्यान रखना है, उन चीजों का ध्यान रखिए। और क्योंकि अब ज्यादातर लोगों को पता चल चुका है कि कोरोना के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, तो जैसे ही आपके परिवार में आपको लगता है कि किसी को जरा भी शुरुआती लक्षण हो रहा है या आपको महसूस होता है, तो आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि आज भी अगर आप सही समय पे कोरोना बीमारी को पिक कर लेते हैं या कोरोना का बीमारी को जांच लेते हैं कि हाँ इस व्यक्ति में है और सिम्टोमेटिक है, तो आप उसमें सही तरीके से इलाज शुरू कर सकते हैं और सही समय पे इलाज शुरू करके आप आसानी से उसकी जान को बचा सकते हैं और काफी हद तक जो बड़े पैमाने पे जान माल की क्षति होती है उसको रोका जा सकता है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया राजेश प्रजापति हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो जिस प्रकार से अभी हमारे साथ डॉक्टर राजेश प्रजापति जुड़े हुए थे, जो कोरोना से संबंधी हमें तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे, जहां उन्होंने हमें बताया है कि इस वक्त बेहद जरूरी है कि लोग वैक्सीन का उपयोग करें, वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में कोरोना वायरस को रोकने में एक वैक्सीन ही है जो कारगर साबित होने वाली है। तो जहां एक तरफ लगातार कोरोना के मामले 7 जुलाई के बाद से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर से बढ़ना कहीं ना कहीं इस वक्त चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि आगामी दिनों में 16 अगस्त से उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज खोलने की भी अनुमति दी जा चुकी है। ऐसे में बच्चों और खुद के बचाव के लिए भी बेहद जरूरी है कि हम सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और जो भी गाइडलाइंस इस वक्त हमें जारी की गई है उन सब का पालन करते हुए अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस विशेष चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। हे प्रभु।